हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड वन जीव एवं संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य और तीसरा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। 3 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है मुख्य उद्देश्य होता है कि पर्यावरण की रक्षा। जो राष्ट्रीय उद्यान माने जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण की रक्षा करना और वन और वन्य जीवों का उनके परिदृश्य यानी कि जो प्राकृतिक आवास होता है वहीं पर रखकर उनका संरक्षण करना होता है। ऐसे क्षेत्र को ये हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। और यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार की यदि हम बात करते हैं तो 7 है। आप लोगों से डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6 और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 7 है। और यदि हम बात करते हैं भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान, 107 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। और जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान है वो असम का है सिमलीपाल। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है अभी से हाल ही में अप्रैल 2025 में 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। आपसे पूछ ले जाएगा कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है और अप्रैल 2025 में 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो 107। और यदि बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह भारत और एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। भारत और एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो उत्तराखंड का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे पहला। यदि इसकी स्थापना की बात करते हैं, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। स्थापना की बात करते हैं तो 1936 में इसकी स्थापना की जाती है। उस समय के जो गवर्नर होते हैं वे होते हैं सर हैली, और सर हैली के नाम से, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। आपसे पूछ ले जाएगा राष्ट्रीय जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना किस नाम से की जाती है, तो 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। और ये स्थित की यदि बात करते हैं तो पौड़ी और नैनीताल तक फैला हुआ है। और कुल क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो 520.82 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और यदि बात करते हैं पौड़ी की यदि बात करते हैं तो 312.67 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। और यदि नैनीताल की बात करते हैं, क्योंकि 2 जनपदों में फैला पौड़ी और नैनीताल, और नैनीताल में यदि फैले की बात करते हैं तो 208.8 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो 520.82 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1952 में इसका नाम बदल दिया जाता है। 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो आपको याद रखना 1952 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा जाता है, क्योंकि जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसके मध्य से रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रखा जाता है 1952 में। देखो यहाँ लिखा है स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाता है। और 1957 में फिर इसका नाम बदल जाता है। तो ध्यान रखना 2 बार 52 में नाम बदलेगा, फिर 57 में 5 साल बाद फिर इसका नाम बदलेगा और बदलकर इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। क्योंकि जो कार्बेट थे वे प्राकृतिक प्रेमी थे और वे प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया जाता है। यह उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि भारत का नहीं, एशिया का भी, पूरे एशिया का भी ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और जब इसके प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो नैनीताल जनपद के ढेकाला में इसका प्रवेश द्वार है। 1 नवंबर 1973 को विश्व वन्य जंतु कोष
वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा भारत का पहला बाघ संरक्षण घोषित किया जाता है। बाघ संरक्षण क्या किया जाता है, घोषित। और 1973वां प्रधानमंत्री होती है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है 1973 में पहली बार उत्तराखंड से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही टाइगर प्रोजेक्ट क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है 1973 में। यदि पूछा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड राज्य के कार्बेट नेशनल पार्क से ये लॉन्च किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बंगाल टाइगर का रक्षा करना। ठीक है, जो टाइगर है उनकी क्या करना है, रक्षा करना। यहाँ से ही प्रोजेक्ट टाइगर की क्या होती है, शुरुआत की जाती है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से पश्चिम रामगंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, बहुत ज्यादा बनता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा, इसके मध्य से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसके मध्य से, इसके मध्य में पाटलिदून स्थित है। पाटलिदून ये पूछ लिया जाएगा, पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है, तो ये पाटलिदून जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम्स में। अप्रैल 2012 में पार्क के चारों ओर 500 मीटर का जो क्षेत्र होता है उसका साइलेंस जोन क्या किया गया, घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है 2012 में। फिर 2013 में बाघों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की सहायता से, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, इसकी सहायता से, केंद्र सरकार की सहायता से स्पेशल टाइगर फोर्स यहाँ पे लॉन्च की जाती है 118, जिसमें 118 सदस्यों की, इसमें 118 सदस्य हैं। और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ये भी पूछ ले जाएगा आप लोगों से कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया है, तो 2013 में। मुख्य उद्देश्य क्या, बाघों की रक्षा करना। और सदस्य कितने हैं, 118 सदस्य इसमें कमेटी में। नेक्स्ट आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थापना की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई है, स्थित है उत्तरकाशी में। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। और प्रमुख यदि जीव की बात करते हैं, भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल आदि का यहाँ संरक्षण किया जाता है। और इस पार्क के मध्य से टोंस नदी बहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि टोंस नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, या पूछ ले जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो यहाँ आपका हो जाएगा टोंस नदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और इसी के मध्य में हरकी दून स्थित है। नेक्स्ट आता नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1982 में इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। स्थित कहाँ पे है, चमोली में। और क्षेत्रफल कितना है, 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल। मुख्यालय किस कहाँ पे, इसका जोशीमठ में इसका क्या है, मुख्यालय है। एक बार फिर से, स्थापना 1982 में, स्थित चमोली में, क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है इसका। और मुख्यालय कहाँ पे है, जोशीमठ में इसका मुख्यालय है। और यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन चुका है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो ये हो जाएगा आप लोग का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यदि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बन चुका है। यदि हम प्रमुख जीव की बात करते हैं तो हिमालयन भालू पाए जाते हैं इसमें, मोनाला, कस्तूरी मृग आदि का संरक्षण किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ये भी एग्जाम से बहुत ज्यादा बनता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और यहाँ ऋषि गंगा नदी बहती है, यानी कि इसके मध्य से, इसके पास से ऋषि गंगा नदी बहती है, ये भी याद रखना, ऋषि गंगा नदी। फिर आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले जो पहुंचने का श्रेय जाता है वह एरिक शिप्टन तथा टेलीमैन को यहाँ पर पहुंचने का श्रेय जाता है। एरिक शिप्टन तथा टेलीमैन को यहाँ पर पहुंचने का श्रेय जाता है कि सर्वप्रथम ही यहाँ पर पहुंचे थे
और इन्होंने 1936 में नंदा देवी का सफल क्या किया था, आरोहण, यानी कि 1936 में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं नंदा देवी और इसका सफल आरोहण कर लेते हैं, सबसे पहले यही पहुंचते हैं यहाँ। नेक्स्ट आता फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1982, नंदा देवी भी 1982 में और फूलों की घाटी भी 1982 में, दोनों की स्थापना। स्थित कहाँ, चमोली में। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मुख्यालय जोशीमठ में। जो भी चमोली में होगा उसका मुख्यालय ज्यादातर जोशीमठ ही होगा आप लोग का। और यदि बात करते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का सबसे छोटा, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया। फूलों की घाटी की खोज यदि बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी, 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और यदि हम प्रमुख जीव की बात करते हैं, आसी, कस्तूरी मृग, गुलदारा, भारल और हिमालयन भालू आदि भरल। इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ और उनके मित्र भी याद रखना आप लोगों को, होल्डेस वर्थ ने की थी। ये दो व्यक्ति थे, फ्रैंक स्मिथ और उसका मित्र था होल्डेस वर्थ, ये इसकी खोज करते हैं 1931 में। और वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन 1938 में किया जाता है फ्रैंक स्मिथ द्वारा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती। तो ये भी याद रखना, फूल की बात हो रही है, फूल को बोलते हैं पुष्प, तो पुष्पावती इसके मध्य से बहती है। इस उद्यान के मध्य में लिंगताल या छारीताल स्थित है। यह सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो फूलों की घाटी या जो उत्तराखंड में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है राष्ट्रीय उद्यान में। स्कंद पुराण में इसे ननकाना कहा गया है, जबकि कालिदास के मेघदूत में इसे अलका कहा गया है और स्थानीय भाषा में इसे द्वारी खर्क कहा गया है। तो ये भी इसी के नाम है फूलों की घाटी के, तो ये भी पूछे गए एग्जाम से। तिरत्ता राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यदि हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, स्थापना होती है 1983 में। स्थित कहाँ से है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी तक 3 जनपदों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मुख्यालय कहाँ पे है इसका, देहरादून में। प्रमुख जीव हाथी है, शेर, टाइगर, नीलगाय और चित्तल आदि इसमें देखने को मिलते हैं। और इसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के नाम पर रखा गया है, जो स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर भी रहे हैं। इसी के मध्य से गंगा नदी बहती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, आप लोगों से ये पूछ ले जाएगा कि गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है, ये हो जाएगा आप लोगों का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर हाथियों का संरक्षण किया जाता है, किसका संरक्षण किया जाता है, हाथियों का संरक्षण किया जाता है। और यदि हम बात करते हैं 2015 में इसे दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहला उत्तराखंड का, और ये दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व। और यदि बात करते हैं, ये भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। यदि उत्तराखंड की बात करते हैं तो 2015 में से दूसरा टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, तो ये भी फैक्ट याद रखने आप लोगों को। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना वो की गई है 1989 में। स्थित कहाँ पे है, उत्तरकाशी में स्थित है। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ये पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यदि हम प्रमुख जीवों की बात करते हैं तो हिमालय तेंदुआस में हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और भरल आदि देखने को मिलते हैं। और इसके मध्य में भागीरथी नदी बहती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, कौन सी नदी बहती है, भागीरथी नदी यहाँ पर बहती है। इस वीडियो में इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।